तो हम लोग जो है पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, 9th में पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो, और अभी भी फिजिक्स में पढ़ ही रहे होगा क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, ये सब पढ़ रहे हो ना। वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, न्यूटन्स लॉ पर पढ़ रहे हो सब। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेन साइंटिस्ट है वो कौन है? न्यूटन्स। समझ गए ना, उस समय का पुराने ज़माने का साइंटिस्ट में इनका नाम न्यूटन्स था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के सबसे बड़ा विद्वान थे, है ना। और नया जो है इसका आइंस्टीन है। तो पहले न्यूटन को हम मानते थे, बाद में आइंस्टीन को मानते हैं, ठीक है ना। और आइंस्टीन सब कुछ अकेले नहीं किए, वो दूसरे साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर के सारा कुछ किया, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हेल्प से हम लोग पार्टिकल बिहेवियर, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, नहीं बड़े बड़े पार्टिकल, जिसको देख सकते हैं वो बड़ा पार्टिकल है, जिसको नहीं देख सकते हैं वो छोटा पार्टिकल है ना। ऐसा नहीं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, वो ऐसा नहीं है। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, जितना दिख रहा है सब बड़ा है। जो आँख से दिख रहा है ना वो सब बड़ा ही है, सब माइक्रोस्कोपिक है। समझ गया ना, आई बात समझ में? हाँ, कोई छोटा नहीं है। जो दिख रहा है वो छोटा नहीं है, बस इतना ही मान लो। जो दिख रहा है वो छोटा नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, MACRO, मैक्रो, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग डील करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, ठीक है। और उसमें पोजीशन और मूवमेंट दोनों को एक्यूरेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स भी अप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट हमारे पास सेम आता है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से हो जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई नहीं करते हैं, और अगर अप्लाई करेंगे भी तो रिजल्ट सेम आता है, क्योंकि वेव कैरेक्टर होता ही नहीं है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। समझ गया ना, वेव कैरेक्टर नाम मात्र का होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। इसलिए ये सारा जैसे फॉलिंग स्टोन है, मूविंग कार है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है ना, सोलर सिस्टम है, वो सब को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब का पोजीशन और मूवमेंट को हम डील नहीं कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, क्योंकि ये माइक्रो पार्टिकल है, जिसके पास पार्टिकल बिहेवियर के साथ साथ वेव बिहेवियर भी है। इसलिए नया साइंस आया, ये पुराना साइंस है, ये नया साइंस है, मॉडर्न साइंस है। क्या नाम है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाई होती है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों फिजिक्स का चीज़ है। केमिस्ट्री में इसे दे दिया, झूठ मूठ कर दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स ये न्यू साइंस है, न्यू ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स इज द न्यू साइंस विच डील्स विद द पार्टिकल बिहेवियर एज वेल एज वेव बिहेवियर फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक। तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज करते हैं। आज जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है सब इसी पर है, माइक्रोस्कोपिक है। दिख रहा है क्या? रेडिएशन आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? माइक्रो है ना, मैक्रो नहीं है। इसलिए आज ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इसमें डुअल कैरेक्टर को तो कंसिडर किया गया ही है। डी ब्रॉगली इक्वेशन जो पढ़ चुके हैं उसको भी कंसिडर किया है। उसके बाद हम लोग कल पढ़े हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तीनों को कंसिडर करने के बाद आया है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी वो साइंस जो इस तीनों को कंसिडर करते हुए एक्सप्लेन करता है पार्टिकल के बिहेवियर को, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। इस तीनों को कंसिडर करते हुए, एक खुला क्यों छोड़ा, बंद करो उसको।
इस तीनों को कंसिडर करते हुए ये जो तीनों थ्योरी दिया गया है, और क्वांटम मैकेनिक्स प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, थियोरेटिकल मॉडल है। ये क्या है? थियोरेटिकल मॉडल है। तो दिखता ही नहीं तो हम देखेंगे क्या, तो प्रैक्टिकल क्या करेंगे? खाली इसका रिजल्ट हमको नजर आता है। समझ गया ना? हाँ, टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं, कैसे आ रहा है वहाँ से यहाँ हमको कुछ पता होता नहीं चलता। समझ गया ना? तो ये प्रैक्टिकल वाला थ्योरी नहीं है। ये कौन सा है? एकदम थ्योरी ही थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों है इसमें। ये मोर ऑफ द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो जो पढ़ेंगे वैसा हम कभी देख नहीं पाते हैं, बस इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ऐसा होता है, रिजल्ट हमको सामने मिलता है। इसलिए जो जो सोच रहे हैं वो सब सही है ना? किसी चीज़ को सोच सोच करके कोई काम कर रहे हैं, तो सोचने वाला जितना चीज़ों कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन रिजल्ट हमको मिल गया जो चाह रहे थे। रिजल्ट हमको मिल गया जो चाह रहे थे, इसका मतलब जो सोच रहे हैं हम सही है। तो इसका कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं करवा पाएगा, बस इमेजिनेशन है। समझ गया? लेकिन उस इमेजिनेशन को लेकर के आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पूरा डिजिटल वर्ल्ड है हमारे पास, इसी को लेकर के पूरा डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है अभी। हाँ, यहीं बैठे बैठे रसिया अपने बैठे बैठे यूक्रेन को उड़ा रहा है ना? हाँ, पुराने जमाने जैसा नहीं है सामने जाके मारेंगे, वैसा नहीं मारता है, यहीं से बैठे बैठे मार रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं वो क्या कर रहा है। हाँ, गूगल मैप में जाता है, अपना घर देख लेते हो, वो सब क्या इसी का है। तो रिजल्ट तो हमको मिल रहा है ना, इसलिए जो सोच रहे हैं वो सही है। तो ये क्या है? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? थियोरेटिकल साइंस है, और ये क्या है? प्रैक्टिकल साइंस है। ये डिफरेंस है। लेकिन ये जो थियोरेटिकल साइंस है उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील नहीं कर पाता है, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील करता है, और रिजल्ट हमको करेक्ट आ रहा है। इसलिए ये थ्योरी सही है, गलत नहीं। आई बात समझ में? ठीक है। तो जहाँ भी पार्टिकल बिहेवियर को हमको अकेले डील करना होता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर लेते हैं, और जहाँ पर हमको दोनों चीज़ डील करना है, समझ गए, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर, वहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। तो दोनों अलग अलग साइंस है फिजिक्स का। समझ गए? ये मॉडर्न साइंस हुआ, ये ओल्ड साइंस हुआ। ठीक है, एंशियंट नहीं है, ओल्ड है। समझ गए? एंशियंट और ओल्ड में फ़र्क होता है, पता है ना? हाँ हाँ, जैसे एंशियंट हिस्ट्री तुम लोग नहीं पढ़े, ठीक है? तो क्वांटम मैकेनिक्स को कौन डेवलप किया? वर्नर हाइजेनबर्ग। यही हाइजेनबर्ग, इन्होंने ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी दिया, ठीक है? लेकिन ये इक्वेशन डेवलप वो अकेले नहीं किए, ठीक है? इक्वेशन डेवलप किए इरविन श्रोडिंगर के साथ में, ठीक है? इसलिए इस इक्वेशन का नाम जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया गया। इनको क्रेडिट ज़्यादा दिया गया, ठीक है? दोनों मिलकर के बनाए थे, लेकिन वो अपना नाम यहाँ नहीं दे करके इनका नाम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये एक्स एक्सिस, तो जो एटम है हमारा वो 3 डायमेंशनल। एटम जो है हमारा क्या है? कि दुनिया में हर चीज़ 3 डायमेंशनल है ना? तो एटम भी 3 डायमेंशनल है। तो एटम में 3 डायमेंशनल है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सबको डील करेंगे। सबको डील करने के बाद उन्होंने ये एक इक्वेशन निकाला, ठीक है? जो हायर क्लास में पढ़ोगे, अगर इंजीनियरिंग में गए, ठीक है, खास करके जाओगे एटॉमिक एनर्जी में काम करोगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे जाओगे, वहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर सीधा पढ़ाई किए तो फिर एमएससी में पढ़ोगे इस चीज़ को, तो फिर जानोगे कि ये कैसे आया, ये इक्वेशन आया कैसे, फिर इसको सॉल्व कैसे किया, ये सारा चीज़ पढ़ोगे। अभी सिर्फ जानना है कि ये एक इक्वेशन है जो ये दोनों मिलके तैयार किए, किसके लिए? एटम के लिए। किसके लिए तैयार किए? एटम के लिए, एटम के स्ट्रक्चर के लिए, एटम का कैसा बनावट है उसके लिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, प्रोटॉन कहाँ रहता है,
न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सबका आंसर इसी में, हमको भले दिखता नहीं, पूरे एटम का आंसर इसी में। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को तो बहुत सारा सॉल्यूशन आता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो 2 वैल्यू आता है, इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आता है, जिसमें से कि चार जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एटम के लिहाज से। बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। एटम के लिहाज से 4 सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। 4 सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है एटम के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम, ये चारों इम्पॉर्टेंट है और वो सब इससे मिलेगा। ठीक है, इसको जो सॉल्यूशन करें। अब इसका टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं कि क्या क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एक हो गया ये बड़ा फॉर्मेट में और ये हो गया छोटा फॉर्मेट में। इसको बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। ये एच को क्या बोलते हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर, जो इस पूरे को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई जेड जो यूज किए वो क्या है, कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास है ना एम, पाई समझते ही हो क्या आता है। एच हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, ई हो गया टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब टोटल एनर्जी आता है हर एटम का टोटल एनर्जी होगा, तो टोटल एनर्जी हुआ, और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसको भी से डिनोट कर दो। ठीक है, उसके बाद इसमें जो साई है, साई किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड जानते हो ना, हाइट ऑफ द, है ना, हाइट है और हाइट है कि नहीं, मैक्सिमम लोअर। ठीक है ना, तो दोनों हाइट ऑफ द वेव, हाइट ऑफ द वेव, वेव के हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल डिफरेंशिएशन होगा तो एम्पलीट्यूड बताएगा, डबल डिफरेंशिएशन होगा तो वो वेव इक्वेशन देगा। यहाँ 2 बार हो गया, इसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव का ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं। साई को क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। यही वेव फंक्शन हमको सब कुछ बताता है, सारा क्वांटम नंबर हमको देता है। क्वांटम नंबर का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 4 लेयर। 4 लेयर एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का, 4 लेयर में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, वो कौन बताता है, क्वांटम नंबर। और वो क्वांटम नंबर कहाँ से आता है, इसी से। 2 3 आएगा और चौथा फिर अलग से क्वांटम नंबर आएगा। 3 क्वांटम नंबर इसी से डिराइव होगा और चौथा अलग से आएगा। ठीक है, तो सारा टर्मिनोलॉजी समझ गया। और साई स्क्वायर साई, साई डी एक्स स्क्वायर है, डेल्टा एक्स स्क्वायर है यहाँ, और डेल्टा साई है, दोनों पर 2 दिए हुए हैं। इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। कैलकुलस पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे डिफ्रेंशिएशन होता है, शायद 12 में हो, तो 2 बार जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हुआ, यहाँ एक्स है, अगर यहाँ वाई रहेगा तो बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और अगर यहाँ पर जेड रहेगा तो बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को कंसीडर करेंगे तो हमको 3 क्वांटम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और चौथा अलग से आएगा। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं आया?